Everyone, I am Rahul. Today I am going to share some information about IAS exam procedure, syllabus, eligibility and many more question answer. So guys, आज मैं आपसे IAS एग्ज़ाम्स क्या है, IAS एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर है, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है और भी इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर है उसके मैं आंसर आपको दूंगा। IAS एग्ज़ाम की क्या सैलरी है, तो इन सभी के मैं आंसर आपको आज दूंगा। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अबाउट IAS, फाउंडेड 1858 एज इम्पीरियल सिविल सर्विस, जनवरी 26, 1950 as Indian Administrative Service. The Indian Administrative Service is the premier administrative civil service of the Government of India. Hierarchy-wise, IAS is the highest administrative post among the 24 services like IPS, IFS, etc. Popularly known as the IAS exam. Officially, it is called as Civil Services Examination, which is conducted every year by the Central Recruiting Agencies, the Union Public Service Commission (UPSC). IAS is a permanent bureaucracy in India and form a part of the executive branch. It is one of the 3 All India services. It can be employed by both the union government, state government and the public sector undertaking. So guys, an IAS exam 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट, पहले भी एग्ज़ाम होता था आज़ादी से पहले 1858 में इम्पीरियल सर्विस के नाम से, इंडियन इम्पीरियल सिविल सर्विस के नाम से। 26 जनवरी 1950 से ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से हो रहा है। हर साल ये एग्ज़ाम होता है। IAS एग्ज़ाम हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है 24 सर्विसेज में, IPS, IFS और भी ये 24 सर्विसेज के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। IAS एग्ज़ाम को कंडक्ट सेंट्रल एजेंसी कराती है, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है एवरी ईयर। IAS एग्ज़ाम एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया है, परमानेंट जॉब है और इसमें जो एम्प्लॉयड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर ये जो है स्टूडेंट एस्पिरेंट जो सिलेक्ट होता है, IAS अफसर बनता है, वो एम्प्लॉयड होता है। IAS मोटो एंड लोगो, योगा कर्मसु कौशलम, यूनिटी इज़ एक्सीलेंट एट वर्क। तो मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं IAS का लोगो। मैंने आपको अभी IAS का मोटो बताया, योगा कर्मसु कौशलम, यूनिटी इज़ एक्सीलेंस एट वर्क, और ये IAS का लोगो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अबाउट IAS एग्ज़ाम लेवल, नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है ये। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बॉडी। एग्ज़ाम टाइप पेन एंड पेपर बेस, ऑफलाइन। नंबर ऑफ सर्विसेज 24, नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर जनरल स्टूडेंट्स 6, number of vacancies 900 to 1000 approximately. Admit card online, expected registration more than 9 lakh every year. Eligibility age, minimum age 21 and maximum 32. Eligibility education, minimum graduation degree from government university or private university or CA. तो ये एग्ज़ाम जो है वो पेन पेपर बेस होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता। नंबर ऑफ़ सर्विसेज इसमें 24 होती है, जिसमें SDM, DM, कमिश्नर, कैबिनेट सेक्रेटरी, तो बहुत सारी इसमें पोस्ट होती है 24, और इसमें हाईएस्ट जो पोस्ट होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। नंबर ऑफ़ टाइम जनरल कैंडिडेट के लिए 6 होते हैं और SC ST के लिए ज़्यादा होते हैं 6 से। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 900 to 1000, हर साल 900 से 1000 के लगभग जो है वैकेंसीज आउट होती है इस IAS एग्ज़ाम में। एडमिट कार्ड ऑनलाइन में दिया जाता है। एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन मोर देन 9 लाख, हर साल 9 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं। एज मिनिमम कम से कम 21 साल के आप होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल तक आप वोट जो है ये पेपर एग्ज़ाम दे सकते हैं। 32 साल के बाद 32 ईयर्स के बाद आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, एक्सेप्ट फॉर दोज बिलोंग टू
डिसेबल पर्सन, जो डिसेबल पर्सन है, जो SC/ST से बिलोंग करते हैं, उनकी एज 32 से ज़्यादा है, वो उसके 32 ईयर्स के बाद भी वोट ये पेपर दे सकते हैं। मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट के 32 है। एलिजिबिलिटी, कम से कम आपके पास डिग्री ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BA, BSc, BCom, BTech, कोई भी आपका ग्रेजुएशन डिग्री हो सकती है, और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके बाद भी आप पेपर दे सकते हैं, पर मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डिग्री जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। IAS एग्ज़ाम 3 फेसेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। जो पहला स्टेज है, फेज़ 1 है सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। फेज़ 2 जो है सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। फेज़ 3 पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। जो सिविल सर्विस का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको उन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें पास होना ज़रूरी है, तभी आप मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे, जो वो क्वालिफाइंग नेचर होंगे, वो टोटल रैंक के लिए काउंट नहीं होंगे। बट अगर आप इसमें पास नहीं होते तो आप मेन एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ये प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में पास होना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद मेन एग्ज़ाम होता है। मेन एग्ज़ाम में 9 पेपर होते हैं और 2 क्वालिफाइंग नेचर होते हैं और 7 मेन पेपर होते हैं। और इसके जो मार्क्स है वो टोटल रैंक के लिए कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, फेस टू फेस स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट को देने होते हैं। उसके बाद मेरिट रैंक लिस्ट इशू होती है, रिज़ल्ट आता है, और जिसमें मेन और पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे रैंक इशू होती है। अब मैं आपको डिटेल में सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी का सिलेबस और टोटल मार्क्स कितने हैं वो बताता हूँ। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम आपका टोटल 400 का होगा, जिसमें 2 आपके पेपर होंगे। जनरल स्टडी का फर्स्ट पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का, ड्यूरेशन 2 आवर होंगे, 9:30 to 11:30 AM टाइम होता है। और उसके बाद सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका 200 मार्क्स का, 2 आवर ड्यूरेशन होगा, 2:30 PM to 4:30 PM इसका जो है टाइमिंग होगी। जनरल स्टडी में 100 क्वेश्चन होते हैं और सी साइड में 80 क्वेश्चन होते हैं टोटल। UPSC प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2 पेपर of objective type each of 200 marks, hence totaling 400 marks and 2 hour duration. To qualifying for the civil service main, a candidate must attempt both the paper. अगर आपको मेन एग्ज़ाम देना है तो आपको दोनों एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना कंपलसरी है। फर्स्ट पेपर जो है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, while C-side paper consists of 80 question. Both paper have negative marks for wrong answer marked to the tune of 1/3 of the total marks assigned to the question. पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, दूसरे में 80 क्वेश्चंस होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप गलत आंसर देते हो तो 1/3 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। जो फर्स्ट पेपर है जनरल स्टडी का, उसमें आपको करेक्ट आंसर पे ईच करेक्टली आंसर जनरल स्टडी क्वेश्चन विल बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स, so 0.66 marks would be deducted from the total for every question that is wrongly marked. जनरल स्टडीज़ में रॉन्ग आंसर के लिए 0.66 मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे और राइट आंसर पे 2 मार्क्स अवॉर्ड होंगे। सिमिलरली इन द C-side पेपर, हैंस वी हैव 80 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स। करेक्टली आंसर C-side क्वेश्चन वुड अट्रैक्ट 2.5 मार्क्स ईच, while every wrongly marked question would attract a penalty of 0.833 for each such wrong answer, which will be deducted from the total. Questions that are not attempted will not attract any negative marks. अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, मतलब अगर आपने 100 क्वेश्चन आपके हैं और आपने उसमें से 60 क्वेश्चन किए हैं, तो 60 क्वेश्चन के आपके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे कि उसमें सही क्या है, क्या उसके क्या गलत है, उसमें डिटेक्ट होंगे। पर 40 क्वेश्चन जो आपने नहीं करे उनके मार्क्स नहीं डिटेक्ट होंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी जो आपने क्वेश्चन नहीं करे। पर जो आपने क्वेश्चन नहीं करे उसके आपके मार्क्स दिए भी नहीं जाएंगे। तो जो आपने क्वेश्चन किए हैं उनके जो सही आंसर है उनके मार्क्स मिलेंगे और जो गलत आंसर है उसके मार्क्स
कट जाएंगे। यूपीएससी प्रिलिमिनरी का जो सिलेबस है, जनरल स्टडी में इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, साइंस, इंडियन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन विद इंडिया एंड द वर्ल्ड, एसोसिएटेड यूपीएससी करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको अपडेटेड रहना है, उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट 1 ईयर 2 ईयर के आपको सभी करंट अफेयर्स जीके की नॉलेज होनी चाहिए। सीसेट में मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टाइम सीरीज से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पाई चार्ट, ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्टैट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो सीसेट में एप्टीट्यूड टेस्ट आपका लिया जाता है। द मार्क्स obtained in the preliminary will not be added up while arriving at the final rank list। तो ये क्वालिफाइंग नेचर में एग्ज़ाम है प्रिलिमिनरी। इसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होता है यूपीएससी मेन एग्ज़ाम, 1750 मार्क्स इसके टोटल होते हैं। इसमें 9 पेपर्स होते हैं। द यूपीएससी मेन एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ 9 पेपर, आउट ऑफ विच 2 आर क्वालिफाइंग पेपर ऑफ 300 मार्क्स ईच। 2 qualifying paper are any Indian language paper, English language paper. The paper on essay, general study and optional subject of only such candidate who attain 25% marks in both the language paper as minimum qualifying standard in this qualifying paper will be taken cognizance of for evaluation। तो जो आपके क्वालिफाइंग पेपर होंगे और उन क्वालिफाइंग पेपर में आपको पास होना ज़रूरी है। उसके बाद जो आपका पेपर 3 है ऐसे पेपर, जो उसका पेपर 4, 5, 6, 7 है वो जनरल स्टडी का, पेपर 8, 9 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर है। आप ऐसे जनरल स्टडी और ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास हो भी जाते हो, पर अगर आप क्वालिफाइंग पेपर में पास नहीं हो तो आपके मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो आपको क्वालिफाइंग पेपर में पास होना ज़रूरी है। In case a candidate does not qualify in the language paper, then the marks obtained by such candidate will not be considered or counted। तो आपको क्वालिफाइंग पेपर में पास होना मस्ट है। Structure of the language paper. The types of question asked are essay 100 marks, reading comprehension 60 marks, precise writing 60 marks, translation English to compulsory language Hindi 20 marks, compulsory language to English 20 marks, grammar and basic language uses 40 marks। The rest of the 7 paper can be written in any of the language mentioned under the 8th schedule of the Constitution of India or in English। तो जो आपका लैंग्वेज पेपर होगा उसमें ऐसे आएंगे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, कंपलसरी लैंग्वेज टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ग्रामर होगी। आप जो इस पेपर को 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो लैंग्वेज दे रखे हो उसमें पेपर दे सकते हो और आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। ये मेन एग्ज़ाम में 9 पेपर होंगे, जिसमें से पेपर ए, पेपर बी क्वालिफाइंग नेचर है, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का पेपर होगा, 3 आवर ड्यूरेशन होगा, टोटल मार्क्स 300 का पेपर होगा ए और टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा पेपर बी। पेपर ए जो 1 है ऐसे 3 आवर 250 का होगा, 250 का ये पेपर होगा ऐसे का आपका। पेपर 2 जनरल स्टडी 1 3 आवर का पेपर होगा, ये भी 250 का पेपर होगा। पेपर 3 जनरल स्टडी सेकंड 3 आवर का पेपर होगा 250 का। पेपर 4 जनरल स्टडी थर्ड 3 आवर का पेपर होगा 250 का। पेपर 5 जनरल स्टडी 4 3 आवर का पेपर होगा 250 का। पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 3 आवर का पेपर होगा 250 का। पेपर 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर सेकंड 3 आवर ड्यूरेशन 250 और टोटल मार्क्स 1750। और जहाँ पर 300 जो पेपर ए है पेपर बी है उनके मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, पर पेपर ए और पेपर बी में आपका पास होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। और ये क्वालिफाइंग नेचर है पेपर ए और बी का। पेपर 1 2 3 4 5 6 7 ये इसके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। आपकी टोटल जो रैंक है जो आपकी इशू होगी उसके लिए ये मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। आपके जो पेपर होंगे पेपर 1 ऐसे 250 मार्क्स, पेपर 2 जनरल स्टडी 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2 गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन 250। पेपर 4 जनरल स्टडी टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट
diversity, social and disaster management 250. Paper 5 General Studies for Ethics, Integrity and Aptitude 250. Paper 6 Optional Subject Paper 1 250. Paper 7 Optional Subject 250. Total weightage of the main exam 1750. One of the Indian language to be selected by the candidate from the language included in the 8th schedule to the constitution. Paper A is not compulsory for candidate from the state of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Sikkim, as well as candidate with hearing impairment, provided they can prove that they have been exempted from such second third language courses by their concerned board or university. Paper A and B are of qualifying nature. Phase Stage 3 Interview Personality Test. Phase 3 IAS Interview UPSC Personality Test 275 marks. Candidate who qualify the UPSC main exam will be called for the personality test interview. This candidate will be interviewed by the board appointed by the UPSC. जो स्टूडेंट्स मेन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उनको पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और जो यूपीएससी बोर्ड है वो उनसे इंटरव्यू लेता है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू इज़ टू एक्सेस द personal suitability of the candidate for a career in the civil services by a board of competent and unbiased observer. The interview is more of purposive conversation intended to explore the mental qualities and analytical ability of the candidate. The interview test will be of 275 marks and the total marks for written main examination is 1750. This sum up to grand total of 2025 marks, based on which the final merit list will be prepared. तो आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो 1750 के हुए थे 1750 के, और आपका जो इंटरव्यू है उसके 275 मार्क्स है, 275 मार्क्स है. टोटल आपके हो गए 2025 मार्क्स, जिसमें से आपका जो भी स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट रैंक इशू होगी. About IAS has been termed as one of the prestigious service among the 24 government services like IPS, IAFS, Foreign, IFS, Forest, IP and TAFS, IAAS, IRS, IDAS, CMSE, IRTS, IRAS, IRPS, ITS, etc. All these examinations are conducted by UPSC in the form of civil services examination for selecting the appropriate candidate for the job. Every year, lakh of candidates appear for the examination, testing their lucks and hard work to get through one of these prestigious posts. When on deputation outside India, the IAS officer can be engaged in intergovernmental organizations like the International Monetary Fund, World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, the United Nations or its agencies, and Asian Development Bank, to name a few. It is very important for aspirant to know and understand the requirement of the examination, such as the UPSC syllabus, IAS syllabus, pattern, eligibility criteria, application procedure and other such significant detail before starting the registration. तो स्टूडेंट को ये मस्ट है, ये जान लेना चाहिए कि क्या सिलेबस है, क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और डीप स्टडी स्टूडेंट को डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए. What does an IAS officer do? Function of IAS officer. The IAS handle affairs of government which involve the framing and implementation of policy in consultation with the concerned minister. Implementation of policy is called for supervision and also traveling to the places where the decision taken are being implemented. तो जो IAS ऑफिसर है वो फ्रेमिंग करता है, इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ बनाता है इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके पॉलिसीज़ बनाता है स्टेट सिटीज़ के लिए, और उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है. वो ट्रैवल भी करता है IAS उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, स्टडी भी करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, तभी उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है. Which is the highest post in IAS? Cabinet Secretary is the highest ranking civil servant.
कैबिनेट सेक्रेटरी जो है हाईएस्ट पोस्ट होती है. द हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी. ही इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड, द चीफ ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड हेड ऑफ ऑल सिविल सर्विसेज अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. What it means to be an IAS officer. IAS officer, Indian Administrative Service. IAS is the short form of Indian Administrative Service. IAS officers selected into the Indian Administrative Service get exposure in various diverse roles like the collector, commissioner, head of public sector unit, chief secretary, cabinet department, cabinet secretary, etc. Is BA good for IAS? Yes, BA is a suitable option for IAS exam. If you are a school student having the main aim of joining civil services, then BA will be the best for you. But commerce and science stream student also apply for IAS exam, and so many commerce and science background student also crack IAS exam easily. BA, BCom, BSc, BBA, CA, BCA, MA, MBA, BTech, MBBS, extra, all this stream student can apply for IAS exam and also equal chance to crack IAS exam. हाँ, ये BA जो है वो सुटेबल है, ऑप्शन है IAS एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए. जो स्टूडेंट IAS अफसर बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो अगर वो BA लेते हैं तो उनके लिए बेस्ट है. क्योंकि जो IAS का जो सिलेबस है IAS एग्ज़ाम का, उसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए एक बेस तैयार हो जाता है. उनका 50% जो सिलेबस है वो ह्यूमैनिटी में 11th-12th और BA में जो स्टूडेंट 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स लेते हैं फिर आगे वो BA करते हैं, तो उनका 50% सिलेबस जो है इंडियन पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. बट कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट ऑल्सो अप्लाई फॉर IAS एग्ज़ाम. जो कॉमर्स से बैकग्राउंड से स्टूडेंट होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट होते हैं, वो भी IAS एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं. और बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स के, बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट एवरी ईयर, हर साल IAS एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर लेते हैं. बहुत सारे MBA स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो MBA जिन्होंने कर रखी है, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने MBBS कर रखी है, BTech कर रखी है, BSc कर रखी है, वो भी IAS एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं. हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं. वो जितनी भी इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन 11th-12th की जो भी आर्ट्स से रिलेटेड बुक्स है, ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड बुक्स है, उनकी डीप में NCERT बुक्स की स्टडी करते हैं. और 6 मंथ 1 ईयर पहले से वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं IAS एग्ज़ाम की. एग्ज़ाम जब भी होने वाला तो उससे 6 मंथ और 1 ईयर पहले ही एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं. और साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट जो होते हैं वो भी IAS एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं. तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. Is BA good for IAS? Yes, BA course is very useful for the preparation of IAS. IAS stand for Indian Administrative Service. After 2 years, you will be graduate with Bachelor in Arts. You can apply for entrance exam conducted by UPSC, Union Public Service Commission. तो 10th के बाद जब 11th-12th के 2 years हो जाते हैं, उसके बाद जो ग्रेजुएशन आप बैचलर इन आर्ट्स में करेंगे, तो हाँ, BA एक अच्छा ऑप्शन है IAS आपको ऑफिसर बनना है. तो कैन ए आर्ट्स स्टूडेंट बिकम IAS ऑफिसर? क्या सिर्फ आर्ट्स स्टूडेंट है जो वो IAS ऑफिसर बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. IAS ऑफिसर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन के, चाहे वो साइंस में हो, कॉमर्स में, आर्ट्स में हो. टू बिकम एन IAS ऑफिसर यू शुड अपेयर फॉर UPSC एग्ज़ाम एंड शुड क्वालिफाई इट. एंड to appear for UPSC you should be graduate from a recognized university. Your 12th course does not matter here. It can be science, commerce or art, humanities. Is it tough to crack IAS? Yes, it is very tough to crack IAS. It is true that cracking civil service is quite hard, but it is definitely not impossible. It requires right guidance, dedication, time management, right study material, smart work and knowledge of current event, along with a confident, smart personality with leadership qualities. Is it possible to crack IAS for an average student? If your question is can an average student crack IAS? Yes. We present a few success stories of some aspirants who were average student and yet cleared the exam
प्रूविंग दैट यू नीड नॉट टू बी अ टॉपर टू क्रैक द IAS एग्ज़ाम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि IAS एग्ज़ाम एवरेज स्टूडेंट भी क्रैक कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है गाइस, बहुत सारे ऐसे एवरेज स्टूडेंट रहे हैं जिनकी 55%, 60%, 65%, 70%, 50 से 70% के स्टूडेंट है वो, बट उन्होंने IAS एग्ज़ाम दिए और IAS एग्ज़ाम क्लियर करे और वो आज जो है बहुत अच्छी पोस्ट पे है। तो एवरेज स्टूडेंट भी जो है IAS एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। पुअर स्टूडेंट जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी IAS एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, सक्सेस स्टोरीज़ है जो बहुत सारे गरीब फैमिली से पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन स्टूडेंट ने IAS एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट रहे अपने 10th-12th में, उन्होंने भी IAS एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। How many hours study for IAS? Ideally, an experienced student should study for 9 to 10 hours around the year, with intensify it up to 12 hours prior to a month of the examination. However, the more important thing is to maintain consistency. लगभग 9 से 10 घंटे जो है स्टूडेंट पढ़ते हैं जो IAS अफसर बनना चाहते हैं, और जब एक मंथ रह जाता तो 12 आवर 12 घंटे पढ़ते हैं। और पर ज़रूरी चीज़ है लगातार पढ़ना, हर दिन आपको उतने ही घंटे पढ़ना है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि 9 से 10-12 घंटे जो है सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट 5-6 आवर्स पढ़ते हैं तभी वो एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो है 15 आवर्स भी स्टडी करते हैं। तो ये अप टू स्टूडेंट कि उनका वो कितने कैलिबर है, उनका कितना टैलेंटेड है, कितनी उनकी मेमोरी शार्प है। तो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो उसको कितनी स्टडी की रिक्वायरमेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन IAS ऑफिसर to collect revenue and function as court official in matter of revenue and crime for the revenue court and criminal court of executive magistrate, to maintain law and order, to implement union and state government policies at the grassroots level when posted to field position, sub-divisional magistrate, additional district magistrate and divisional commissioner, and to act as an agent of the government in the field, to act as an intermediary between the public and the government, to handle the administration and daily procedure of the government, including the formulation and implementation of the policy in consultation with the minister in charge of a specific ministry or department. तो जो IAS अफसर है उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम है। सब उसकी जो IAS अफसर बनते हैं उनमें कई को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, कहीं डिविज़नल कमिश्नर बनते हैं, कहीं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, कहीं SDM बनते हैं। बेसिकली वो इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में। वो हैंडल करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, डेली प्रोसीजिंग ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, मिनिस्टर के साथ मिलके उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। एलिजिबिलिटी, the candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years for general category candidate. तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो उनकी कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल, 32 years. Prescribed age limit vary with respect to caste reservation. For other backward caste OBC the upper age limit is 35 years. जो OBC से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, वो 35 ईयर्स तक जो है IAS एग्ज़ाम दे सकते हैं। फॉर SC एंड ST द लिमिट इज़ 37 ईयर। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो 37 ईयर्स तक दे सकते हैं। नेशनलिटी, फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। IAS एग्ज़ाम के लिए, IPS एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप इंडिया की आपको नागरिकता होनी चाहिए, आप भारत के निवासी होने चाहिए, आपका इंडिया का आधार कार्ड, इंडिया के वोटर ID कार्ड, इंडिया का पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव ए मिनिमम one of the following educational qualification: a degree from a central, state or deemed university, a degree received through correspondence or distance education, a degree from an open university, a qualification recognized by Government of India as being equivalent to one of the above. The following candidates are also eligible but must submit proof of their eligibility from a competent authority at their institute university at the time of the main examination, failing which they will not be allowed to attend the exam. अगर वो
मेन एग्ज़ाम से पहले डिग्री अपनी नहीं दिखा पाते, शो नहीं कर पाते डिग्री, तो वो मेन एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर सकते. कैंडिडेट हु हैव अपेयर इन एन एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर देम और एजुकेशनल क्वालिफाइड enough to satisfy one of the above point. Candidate who have passed the final exam of MBBS degree but have not yet completed an internship. Candidate who have passed the final exam of ICAI, ICSI and ICWA. A degree from private university, a degree from any foreign university recognized by the Association of Indian University. तो ये सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन स्टूडेंट के पास है, डिग्री है, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, अगर ग्रेजुएशन उसने कर रखी है तो वो आईएएस एग्ज़ाम दे सकता है. नंबर ऑफ अटैम्प्ट जनरल कैटेगरी के लिए 6 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 9 है, SC ST कैटेगरी अनलिमिटेड अटैम्प्ट टिल 37 ईयर्स ऑफ एज. जो SC ST कैंडिडेट है, जो SC और ST से बिलोंग करते हैं, उनके लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट है 37 ईयर्स की एज तक. ओबीसी कैटेगरी के लिए 9 अटैम्प्ट है टोटल, और जनरल कैटेगरी के लिए 6 टोटल अटैम्प्ट है. अपेयरिंग टू अटैम्प्ट वन ऑफ द पेपर इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम इज़ काउंटेड एज एन अटैम्प्ट. अगर आपने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दिया है और आप फेल हो गए तो आपका अटैम्प्ट माना जाएगा. इंक्लूडिंग डिसक्वालिफिकेशन, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट हाउएवर अप्लाइंग टू सिट द एग्ज़ाम बट फेलिंग टू अटेंड इज़ नॉट काउंटेड एज एन अटैम्प्ट. लिस्ट ऑफ सर्विसेज. तो मैंने आपको 24 सर्विसेज के बारे में कहा था कि इसमें आईएएस एग्ज़ाम में 24 सर्विसेज होती है, तो मैं आपको उन 24 सर्विसेज के बारे में बताता हूँ. ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस. उसके बाद सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आईएएस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस आईसीएएस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ICLS, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस IDAS, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस IDES, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IAIS, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस IOFS, इंडियन पोस्टल सर्विस IPOS, इंडियन PNT अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस IPTAFS, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस IRAS, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस IRPS, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस IRPFS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस IRTS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRSIT, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRSCE, इंडियन ट्रेड सर्विस ITR सर्विस. ग्रुप बी सर्विसेज आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विसेज AFHCS, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज DANICS, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस DANIPS, पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज PCS, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज PPS. IAS appointed by President of India. Training after selection. After the selection process, the successful candidate undergo training at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in मुसेरी उत्तराखंड. जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है, जो IAS अफसर सेलेक्ट होते हैं स्टूडेंट, उनकी फिर ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो मुसेरी में है उत्तराखंड में, वहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है. पोजीशन एंड डेजिग्नेशन हेल्ड बाय IAS ऑफिसर. कैबिनेट सेक्रेटरी, पे लेवल 18. कैबिनेट सेक्रेटरी, पे स्केल 2,50,000 रुपीज़ पर मंथ. एपेक्स स्केल, पे लेवल 17. चीफ सेक्रेटरी 2,25,000 रुपीज़ पर मंथ. हायर एडमिन ग्रेड, पे लेवल 15. डिविजनल कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सैलरी 1,82,200 to 2,24,100. सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, पे लेवल 14. सेक्रेटरी कम कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी 1,44,200 to 2,18,200. सिलेक्शन ग्रेड, पे लेवल 13.
district magistrate, special secretary, director 1,18,000 to 500 to 2,14,100. Junior administrative grade, pay level for 12. Joint secretary, department secretary, deputy secretary 78,800 to 1,91,500. Senior time scale, pay level 11. Additional district magistrate, deputy secretary 67,700 to 1,60,000. Junior time scale, pay level 10. SDM, under secretary, assistant secretary 56,100 to 1,32,000. तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ पोस्ट पोजीशन एंड डेजिग्नेशन के बारे में IAS अफसर के बताया, उनके पे लेवल, उनकी सैलरी क्या है, उनके बारे में बताया मैंने। टॉप क्वालिटीज़ ऑफ एन IAS अफसर। IAS अफसर आपको बनना है तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हार्ड वर्किंग, कमिटेड होना चाहिए, डेडिकेटेड होने चाहिए, आप स्मार्ट वर्क आपको करना आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, नॉलेजेबल होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, डिसीजिव इन अप्रोच होना चाहिए, वर्क को लेके एथिक्स ऑनेस्ट होने चाहिए, एथिकल आपका बिहेवियर होना चाहिए, पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति आप में होनी चाहिए, ऑनेस्टी ईमानदार होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, बात करने का आपका तरीका, वे ऑफ टॉकिंग आपका अच्छा होना चाहिए, आपको इंग्लिश हिंदी की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, कैसे हिंदी में कम्युनिकेट करना है। तो ये आप में क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज रिलेटेड वीडियोस के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गाइस, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है और आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो मैंने बनाई है। बहुत सारे लोगों ने पूछा मेरे से कि IAS एग्ज़ाम क्या है, IAS एग्ज़ाम से रिलेटेड आप सर वीडियो बनाइए, तो मैंने ये IAS एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाई है। तो गाइस, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।